नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपने जो है बाल विकास की पहली क्लास हो चुकी थी और टोटल 5 क्लास मनोविज्ञान की हो चुकी है। आज अपनी 6ठी क्लास है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य कथन है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपके ये क्लास जो है थोड़ा सा समझ में कम आ सकती है। तो अगर कोई नया जो पहली बार इसी क्लास को देख रहा है वो पहले पिछली क्लास को जाकर जरूर देखें, 5 नंबर क्लास को। तो देखो, असत्य पूछा है विकास के बारे में। सबसे पहले कि विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो कल वाली क्लास में अपन ने देखा कि विकास की जो है भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। तो देखो, विकास के जो है विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। जैसे देखो, एक जो है आपका जो व्यक्ति है वो जो है विकास यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग जो है मान लो आतंकवादी बनने में करता है, तो वो क्या हो गया, एक संभाव्य खतरा हो गया ना समाज के लिए। तो विकास, एक मान लो कि किसी का विकास जो है सही तरीके से नहीं हो पाया, वो मानसिक रूप से जो है मंद हो गया, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से जो है खतरा ही होता है। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे होते हैं। तो ये गलत हो गया, नहीं होते, नहीं होते हैं। फिर प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा छोटा था, शिशुअवस्था में होता है, तो उस टाइम का विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है आप जो भी चीज बच्चे को सिखाओगे उसको पूरी जिंदगी वो प्रभावित करती रहेगी। और आपने एक बॉर्नविटा का एड देखा होगा कि 90% ब्रेन का विकास 5 साल की उम्र में हो जाता है। तो मतलब जो स्टार्टिंग का जो फेज होता है ना, उसका विकास होता है, वो बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असत्य पूछा था, तो उत्तर नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असत्य यही है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, जबकि संभाव्य खतरे होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो, मैं आपको भले ही जो है एमसीक्यू करवा रहा हूं, लेकिन पूरा डिटेल से करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। चलो देखते हैं क्या होता है, पहले चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। फिर है वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। तो देखते हैं, वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, हो सकता है। अगला देखो, फिर है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और वे संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। ये बात जो है सभी बातों का सार है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवन का जो प्रथम वर्ष है सबसे अधिक खुशी का, उस टाइम अपने को जो है खुशी रहना होता है, अपने को जो है दुख क्या होता है उस टाइम पता नहीं होता है। और वे संधि काल कौन सा होता है? वे संधि काल होता है जब आप किशोरावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जो है संक्रमण करते हो, या फिर जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जाते हो, वह होता है वह संधि काल। और वह संधि काल सबसे दुखी काल होता है। इसलिए कहा गया है कि जो विकास के प्रतिमान है उसमें विभिन्न में खुशी भी भिन्न भिन्न होती है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। उस समय आप चिड़चिड़ेपन में का शिकार होते हो, आपको कोई भी चीज जो है, किसी से डांट सुनना भी अच्छा नहीं लगता। कोई डांट दे तो फिर आप जो है एक उसको मतलब अपने ऊपर ले लेते हो कि यार मैं उसको डांटा कैसे। तो जो वह संधि काल होता है जिसमें हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जा रहे हैं, वो सबसे दुखी काल माना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। जो है मानव विकास को कौन कौन से क्षेत्रों में जो है मतलब विभाजित किया जा सकता है? शारीरिक विकास बिल्कुल, संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल, संवेगात्मक विकास बिल्कुल, सामाजिक विकास बिल्कुल। तो ये सही लग रहा है। बाकी को भी देखते हैं। तो आध्यात्मिक विकास से जो है यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। फिर जो है यहाँ पर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक आ गया। मनोवैज्ञानिक विकास, वैसे मनोवैज्ञानिक विकास नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये सारा मनोविज्ञान का पार्ट है, ना कि मनोवैज्ञानिक विकास कुछ नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर वापस आध्यात्मिक आ गया।
तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो उत्तर नंबर 1 ही बचा। मनोवैज्ञानिक को क्यों गलत किया? क्योंकि मनोवैज्ञानिक विकास नाम की कोई चीज नहीं होती है। मनोविज्ञान में हम विकास को पढ़ते हैं, ना कि मनोवैज्ञानिक विकास नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, ये जो है विकास को विभाजित किए गए क्षेत्र है। तो आध्यात्मिक विकास नाम की कोई चीज नहीं होती है और मनोवैज्ञानिक विकास नाम की भी कोई चीज नहीं होती है। मनोवैज्ञानिक एक विषय है, मनोविज्ञान, जिसके अंदर हम जो है विकास को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटना है। विकास आंतरिक होता है। क्या विकास आंतरिक होता है? तो देखो, विकास आंतरिक होता है। आंतरिक का मतलब है कि विकास जो है बाह्य रूप से दिखता नहीं है। जो रूप बाह्य रूप से दिख गई ना, जो चीज आपको जो बाह्य रूप से दिख गई वो वृद्धि या अभिवृद्धि है। विकास दिखता नहीं है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूं कि आपका भार बढ़ रहा है, तो भार बढ़ रहा है तो वो वृद्धि हो रही है, तो वो दिख भी रही है, माप सकते हैं आप। लेकिन विकास आंतरिक होता है। आंतरिक का मतलब सोचने की क्षमता बढ़ रही है, तर्क करने की क्षमता बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीजें विकास हो रहा है आपका, क्या वो दिख रहा है? क्या उसको माप सकते हैं? नहीं, वो आंतरिक होता है। हमने को जो है असत्य छाड़ना है। अभिवृद्धि कुछ समय बाद में रुक जाती है, तो कल ही बात की थी, बिल्कुल रुक जाती है। पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वाली क्लास देखे, उसमें हमने डिटेल से जान लिया। जो अभिवृद्धि तो कुछ समय बाद में रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है ना, वो जीवन पर्यंत चलता है, वो जीवन भर चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, फिर अभिवृद्धि का एक निश्चित लक्ष्य होता है। तो अभिवृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता कि मेरे मान लो कि आपको भार को 70 किलो बढ़ना है, तो जरूरी नहीं है 70 कोई निश्चित लक्ष्य लेकर चलता है। विकास जो है आपका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। अभिवृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। अभिवृद्धि कितनी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक 70 किलो के वजन पर जाके आप रुक जाओगे। आप 75 के भी हो सकते हो, आप 80 के भी हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 6 फुट की लंबाई तक बढ़ोगे और फिर जो है एक निश्चित लक्ष्य को पालोगे, बिल्कुल नहीं। 6 फीट से ऊपर भी जा सकते हो, कम भी रह सकते हो। तो अभिवृद्धि की कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। तो यही असत्य हो गया। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। अभी हम बात कर चुके, विकास में क्या आता है? सोचने की क्षमता बढ़ना, ठीक है, तर्क करने की क्षमता बढ़ना, ये सारी चीजें हैं। इनको मापन संभव नहीं है, इनका मापन संभव नहीं है, सीधा मापन संभव नहीं है इन चीजों का। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमने पूछा था असत्य कथन, तो तीसरा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है कि निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? अभी हम कल वाली क्लास में बात कर चुके कि शारीरिक विकास संवेगात्मक से संवेगात्मक, सामाजिक से सामाजिक, सांस्कृतिक से सांस्कृतिक, बौद्धिक से बौद्धिक, नैतिक से, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जितने भी विकास हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए। परस्पर संबंध होता है सभी विकासों में। क्या होता है? परस्पर संबंध होता है। तो सारे के सारे विकास जुड़े होंगे। तो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर होगा। सारे के सारे विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं, परस्पर संबंध होता है उनमें। और ये चीज हम कल क्लियर कर चुके हैं कि शारीरिक विकास जो है आपका बौद्धिक से बौद्धिक, सामाजिक से सामाजिक, संवेगात्मक से संवेगात्मक, आपका भाषाई से भाषाई, वापस सामाजिक से, सब जो है उलझे हुए हैं, एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? तो हम पढ़ चुके, सिर से जो है पैर की तरफ विकास होता है। सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ होता है। उस विकास को कहते हैं सिपेलोकोडल। क्या कहते हैं? सिपेलोकोडल। और सिपेलोकोडल का हिंदी नाम होता है मस्तकोदमुखी। मस्तकोदमुखी। तो मस्तकोदमुखी विकास होता है वो। तो 31 में क्या हो जाएगा? सी। सिर से होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। क्या कहते हैं उसको? सिपेलोकोडल। और सिपेलोकोडल को हिंदी में कहते हैं मस्तकोदमुखी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था। कल वाली क्लास नहीं देखी तो आपको कुछ अटपटा लग सकता है, तो पहले कल वाली क्लास देखें। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह कथन किसका है? देखो, एक कथन अपन कल पढ़ चुके जिसमें क्या होगा? भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। तो वो तो किसने कहा था? वृद्धावस्था तक वाला तो कहा था क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। अब यहाँ पर भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था वाली बात किसने कही? तो ये ध्यान रखना, ये मुंद्रो ने कही थी। ध्यान रखना, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था वाले विकास के बारे में मुंद्रो ने कहा था। भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था वाले विकास के बारे में क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है।
तो ये तो देखो इजी क्वेश्चन आ गया एकदम। क्यों? क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, वृद्धि और विकास। तो निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत भी वृद्धि और विकास से संबंधित होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं, पूर्व कथनीय का मतलब है भविष्यवाणी की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है। निश्चित का मतलब यहाँ पर यह है कि एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है, निश्चित लक्ष्य नहीं होते हैं, ध्यान रखना, निश्चित क्रम को फॉलो करता है, निश्चित लक्ष्य नहीं होते हैं। किसी जो है ऐसा नहीं है कि आपका जो है वृद्धि या विकास का एक निश्चित लक्ष्य होता है, तो ऐसा नहीं होता। निश्चित क्रम होता है कि इस क्रम में होगा, लेकिन निश्चित लक्ष्य नहीं होता है, ध्यान रखना। तो भविष्यवाणी भी की जा सकती है, उसको कहते हैं पूर्व कथनीय प्रतिरूप। और निश्चित प्रतिरूप कहते हैं कि एक निश्चित क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन जो है आपको साइंस का लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन साइकोलॉजी में आ चुका है, ठीक है। 34 में क्या बोल रहा है कि एक सामान्य संयुक्त कोष में होते हैं कितने गुणसूत्र होते हैं एक संयुक्त कोष में? तो एक संयुक्त कोष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े 23 होते हैं, तो कुल कितने हो जाएंगे? 46। ये साइंस का लग रहा है, लेकिन साइंस का नहीं है, ठीक है। फिर जो है अगला क्वेश्चन है, इसी के जैसा सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, लेकिन इसमें कुछ चेंज है, ध्यान रखना। आप क्या करते हो कि एक सामान्य संयुक्त कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं वो तो बता देते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन नंबर 35 अलग है कि मानव शरीर का निर्माण करने वाले गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव शरीर का निर्माण करने वाले गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो दो नाम आ रहे हैं, एक तो आ रहा है काय और एक आता है लिंग। तो ये अपने 23 जोड़े होते हैं ना, ये तो होते हैं अपने मानव शरीर की जो है कोशिका, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र, या फिर हम कह सकते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। उसमें से जो 44 गुणसूत्र होते हैं ना, वो तो काय गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? 44 गुणसूत्र कौन से होते हैं? काय गुणसूत्र। और 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं जनन या लिंग गुणसूत्र, जो लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र। तो ये देखो ऑप्शन बहुत अटपटा है ना। अगर क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या पूछी जल्दी से 46 कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है, 46 ऊपर वाले में कर दो। क्यों? क्योंकि सिर्फ गुणसूत्र नाम लिखा है, यहाँ पर काय और लिंग लिखा है, और काय गुणसूत्र 44 ही होते हैं, 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर 46 लिंग गुणसूत्र नहीं होते, गलत हो गया ये। क्या होंगे? 44 काय गुणसूत्र होते हैं, 2 क्या होते हैं? लिंग। अगर इसमें जो है 2 लिंग गुणसूत्र लिखा होता तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ काय लिखा है, तो 44 काय होते हैं ना कि 46। ध्यान रखना, काय और लिंग में अंतर ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 36, बीजावस्था में बीज को जिस पदार्थ से पोषण प्राप्त होता है वह है। बीजावस्था एक प्रकार की भ्रूणावस्था टाइप होती है। तो बीजावस्था में बीज को जिस पदार्थ से पोषण प्राप्त होता है तो वह है यौगिक। ये देखो, ये इन चीजों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लेनेशन नहीं है इनका। इनको क्या करोगे आप? डायरेक्ट याद करोगे, डायरेक्ट याद करोगे। इनका कोई भी जो है विवरण नहीं कर सकते, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपको साइंस लग रही होगी, लेकिन रियलिटी में ये क्या है? आपका मनोविज्ञान है, ठीक है। शिशु की त्वचा और बालों का निर्माण किस परत से होता है? ये भी डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो शिशु की त्वचा और बालों का निर्माण जो है आपका होता है एक्टोडर्म से। किससे? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से, ध्यान रखना, ठीक है। शिशु की त्वचा और बालों का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से। फिर निम्न में से गर्भधारण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो गर्भधारण के लिए जिम्मेदार हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ये आपको साइंस के क्वेश्चन जरूर लग सकते हैं, लेकिन जो है कई बार साइकोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। गर्भधारण, क्योंकि ये भी एक बाल विकास का ही पार्ट है, गर्भधारण वगैरह। तो गर्भधारण में जो है प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मेंडल ने अपने वर्ण संकरता के नियम में किस पर प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है मेंडल के प्रयोग जो किस पर हुए थे? तो मटर पर हुए थे, मटर के दानों पर। तो मटर के दाने इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेंडल का प्रयोग, ठीक है। ये क्वेश्चन मेंडल वाला भी साइकोलॉजी में पूछा गया है पहले भी, तो ध्यान रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है विकास से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 40, कि कौन सा नियम यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य के मनुष्य, पशु के पशु और पक्षी के पक्षी ही पैदा होंगे? कौन से गुण जो है आपको ये बताएंगे? तो देखो नाम से पता चला, क्वेश्चन साइकोलॉजी में ऐसे ही तो है, कुछ क्वेश्चन जो क्या होते हैं नाम से ही पता चल जाते हैं। मनुष्य के मनुष्य ही पैदा होगा, पशु के पशु और पक्षी के पक्षी। तो ये होता है समान प्रतिमान का नियम। क्या होता है? समान प्रतिमान का नियम होता है, जिसमें क्या होता है कि मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा, पशु से पशु और पक्षी से
पक्षी। अर्जित गुणों का संक्रमण नियम, इसमें होते हैं कि कुछ गुण अपने अर्जित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। ध्यान रखना, अर्जित गुणों का मतलब है कि जो हमें पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं वो गुण जो है चलते रहते हैं। अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता सबसे जो है अपने को कुछ ना कुछ गुणों जो है मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आज के क्वेश्चन कुछ साइंस से रिलेटेड है तो आपको थोड़े अटपटे लग सकते हैं। महिलाओं के जनन कोष में निम्नलिखित में से पाया जाता है। महिलाओं के जनन कोष में क्या पाया जाता है? तो देखो महिलाओं में तो आपको पता है, अभी ऊपर बात करके आए 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 में से 44 तो होते हैं काय गुणसूत्र और 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र। 2 क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसमें भी 2 भाग होते हैं। एक तो जो महिला होती है उसमें क्या होते हैं? XX, यानी केवल X होते हैं, 2 X होते हैं वो दोनों के दोनों। और जो पुरुष होता है उसमें जो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक X और एक Y। तो अगर ये पुरुष के बारे में पूछता तो क्या होता? X और Y दोनों गुणसूत्र हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं में सिर्फ केवल और केवल X है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन, केवल X गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे साइकोलॉजी आप पढ़ोगे तो आपको पता चलता जाएगा। प्रत्यागमन का नियम बिल्कुल जो है वंशानुक्रम का नियम है। समान प्रतिमान अभी ऊपर पढ़ कर आए। बीज कोष का नियम, बीज कोष का नियम जो दिया था वो बीजमैन ने दिया था। किसने दिया था? बीजमैन ने। और बीज कोष का नियम क्या कहता है कि जो मनुष्य का जन्म जिस भी गुणसूत्र से हुआ ना वो कभी नष्ट नहीं होते। बीज कोष चलते रहते हैं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में। तो बीज कोष की निरंतरता का, तत्परता का नियम नहीं है। तत्परता का नियम जो है विकास के नियमों में, वंशानुक्रम के नियमों में नहीं आता है। तत्परता का नियम हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे अधिगम वगैरह में जाएंगे तो तत्परता का नियम है पढ़ेंगे। तो तत्परता का नियम जो है आपका वंशानुक्रम का नियम से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कौन सा सिद्धांत यह वर्णित करता है कि माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित गुण उनकी संतानों में संक्रमण हो जाता है? अभी ऊपर ही पढ़कर आए हैं। अभी जो इससे पहले से पहला क्वेश्चन था जिसमें अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत मैंने समझाया था, वही तो है अर्जित गुणों का संक्रमण। अभी तो बताया था मैंने कि अर्जित गुणों के संक्रमण में क्या होता है कि जो मनुष्य है उसमें जो है माता पिता, दादा दादी से कुछ ना कुछ प्रतिशत जो है गुण, या जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो जीन्स होते हैं, गुण होते हैं, वो संतानों में संक्रमण होते ही रहते हैं। ये चीज अर्जित गुणों के संक्रमण में अपन ऊपर पढ़ चुके, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और ऊपर मैं बता चुका आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 किसने कहा कि एक बालक का विकास उसके वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है? कल ही बात की थी कि जो विकास होता है ना वो क्या होता है? वंशानुक्रम या वंशक्रम गुणा वातावरण होता है। गुणा वातावरण यानी वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। और ये बात किसने कही? तो ध्यान रखना, वुडवर्थ ने कही। वुडवर्थ ने क्या बोला? विकास बराबर वंशक्रम गुणा वातावरण। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन 45 बोल रहा समान प्रतिमान का सिद्धांत दिया था। अभी ऊपर पढ़कर आए, अर्जित गुणों वाला भी पढ़ा। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने दिया। अब बात है कि समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? ऊपर पढ़ लिया कि मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होगा, मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा, पशु से पशु, हाथी से हाथी होगा, शेर से शेर ही पैदा होगा, पक्षी से पक्षी, मोर से मोर ही पैदा होगा, चिड़िया से चिड़िया ही पैदा होगी। ये बात होती है समान प्रतिमान के सिद्धांत में। और ये सिद्धांत आपका दिया था सोरेनसन ने। ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आता है। बीजमैन ने बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत दिया था। अभी ऊपर जो अपन बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत देख चुके, जिसमें क्या होता है जो मनुष्य का जो जन्म होता है और जिस वो जीन से बना होता है, जिस जो गुण से बना होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये होता है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। तो मनुष्य से मनुष्य, पशु से पशु, पक्षी से पक्षी, समान प्रतिमान का सिद्धांत सोरेनसन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 46 मानव हृदय, वक्र आदि का निर्माण भ्रूण की किस परत में होता है? तो ये वापस साइंस का क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। एंडोडर्म में होता है। किसमें? एंडोडर्म में। किसका? मानव हृदय और वक्र का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 47 किसने कहा था कि जन्म के समय एक बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है? ये बात किसने कही? तो ये बात कही थी जॉन लॉक ने। क्या कहा थी? कि जन्म के समय एक बालक का मस्तिष्क कोरे स्लेट की तरह, टेबुला रासा के जैसे होता है, यानी आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो।
मतलब जो बालक जब जन्म लेता है तो उस कोई भी मतलब उसको समझ नहीं होती है, उसका दिमाग एकदम कोरे स्लेट कोरे कागज की जैसे होता है। कोरे कागज का मतलब हो गया कि उस पर आप जो चाहे वो लिख सकते हो, उसे जो चाहे वो बना सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, शेष अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। सबसे पहले तीव्र विकास की तीव्रता, तो ये ध्यान रखना कि जो है शेष अवस्था में सबसे तीव्र विकास होता है, सबसे तेज विकास। अब कई बार क्या होता है सबसे तीव्र या तेज पूछ लेते हैं कि विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो जो है साइकोलॉजी कम पढ़ी है वो क्या करेंगे किशोरावस्था में, कि किशोरावस्था में होता है सबसे तेज विकास, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सबसे खतरनाक विकास, सबसे तेज गति से विकास होता है प्रारंभिक शेष अवस्था में। ठीक है। दूसरा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। क्या बालक 2-3 साल का होगा, 1-2 साल का होगा, उसमें कोई जिज्ञासा होगी कोई? तो बिल्कुल नहीं होगी। तो विशेषता नहीं पूछा तो दूसरी ही नहीं है, यही उत्तर हो गया। फिर अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण द्वारा मतलब एक प्रकार से नकल करके सीखना। क्या करके सीखना? नकल। आप देख रहे होंगे बच्चा देखता है कि यार मतलब थोड़ा बड़ा होने लगता है कि यार पानी ऐसे पीते हैं तो वो भी ऐसे पीने लग जाता है। ठीक है, बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो वो भी वैसे ही फेंकने लग जाता है। तो अनुकरण का सिद्धांत बिल्कुल होता है। फिर तार्किक चिंतन का सिद्धांत। अब आप जो अपन जो जिज्ञासा को गलत कर दिया, जिज्ञासा गलत नहीं है। देखो अभी जो चौथा ऑप्शन पढ़ा था पता चला कि इसका उत्तर क्या होगा, तार्किक चिंतन की प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि तर्क की जो आदत है वो कहां से होगी? ठीक है, दूसरे को भी वापस एक्सप्लेन करते हैं। तर्क की आदत शेषावस्था में नहीं होगी, जिज्ञासा की आदत होगी। क्यों? गलती से जो है मैंने गलत बता दिया। जिज्ञासा की आदत क्यों होगी? क्योंकि जिज्ञासा होगी तभी वो अनुकरण करेगा। बच्चे को क्या होता है कि वो बैठा रहता है, बॉल खेल मतलब उसको जैसे शेषावस्था में होता है। शेषावस्था अलग अलग डिफाइन है, कोई जन्म से 2 वर्ष तक की मानता है, कोई जन्म से 5 वर्ष तक की मानता है। तो एक मान लेते हैं 2-3 साल का बालक होगा, उसको जिज्ञासा होगी कि मैं भी ये बॉल फेंकूं, मैं भी ये चीज पकड़ूं, मैं भी ये चीज सीखूं। तो उसी जिज्ञासा से अनुकरण का जन्म होता है। तो ये चीज मैंने गलत बता दी। तार्किक चिंतन नहीं होता। तार्किक चिंतन बहुत बड़ी चीज है, ये शेषावस्था में नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो, वैलेंटाइन नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, उसके अनुसार सीखने का आदर्श काल कौन सा है? सीखने का आदर्श काल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो वो शेषावस्था ही है। ध्यान रखना, ऊपर पढ़ चुके हैं कि सबसे तीव्र विकास इसी में होता है, सबसे तेज विकास इसी में होता है। तो सीखने का आदर्श काल भी क्या होता है? शेषावस्था होता है। ठीक है। शेषावस्था में शिशु के शरीर में मांसपेशियों का कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? तो देखो शेषावस्था में जो है बालक में जो है लगभग 23% क्या होती है? मांसपेशियों का भार होता है। मतलब कुल जो वजन है उसका 23% मांसपेशियों का भार होता है। तो अब ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, तो आते हैं भाई, आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले 25 क्वेश्चन अगली जो है वीडियो उसमें देखेंगे, और जो चीज यहाँ पर करवाई जाएगी एकदम बेस्ट तरीके से करवाई जाएगी। धन्यवाद।